बहुत समय पहले एक रेगिस्तान से लगता एक गांव था, जिसकी धरती बड़ी उपजाऊ थी। एक प्रकार से वहां के किसानों के यहाँ सोना बरसता था। यही कारण था कि वहां के सभी निवासी सुखी और संपन्न थे। दुर्भाग्य से एक बार वहां वर्षा ऋतु सूखी निकल गई। वर्षा की एक बूंद भी ना पड़ी। इसी कारण वहां भयंकर अकाल पड़ गया। सभी तालाब कुएं सूख गए, फसलें तबाह हो गई। प्रकृति के इस भीषण मार से लोग त्राही त्राही करने लगे। पशु चारे और जल के अभाव में भूखे प्यासे मरने लगे। स्थिति कुछ और बिगड़ी तो अन्न जल के अभाव से ग्रामीणों का मरना भी शुरू हो गया। एक दिन सभी गांव वालों ने इस समस्या निपटने के लिए कोई उपाय करने का निश्चय किया। इसी मंशा से गांव के मुखिया के पास पहुँचे और अपने आने का कारण बताया। मुखिया एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वह बहुत ही दूरदर्शी और बुद्धिमान था। उसके गुणों के कारण ही सभी गांववासी उसका बहुत सम्मान करते थे। सभा आरंभ हुई तो एक नौजवान ने उठकर मुखिया से कहा, मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि गांववासी कैसी विकट स्थिति से जूझ रहे हैं। यहाँ ना तो खाने को अन्न है और ना पीने को जल है। चारे के अभाव में पशु तो पहले ही मर रहे थे, अब गाँववासियों का मरना भी शुरू हो गया है। रोज ही गांव के शमशान में चिताएं जलती दिखाई देने लगी हैं। यदि कुछ दिन और ऐसी स्थिति बनी रही तो एक दिन सारे गांववासी भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। गांव वीरान हो जाएगा। यह सुनकर मुखिया बोला, भाइयों, स्थिति तो सचमुच ही गंभीर है, लेकिन आप लोग धैर्य रखें और निराशा का भाव अपने मन से निकाल दें। मैं सोच समझकर कोई उपाय निकालने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के कहने से पहले ही मैं कोई उपाय सोचने में लगा हूँ। मुखिया जी, एक नौजवान उत्तेजित होकर बोला, मुझे तो लग रहा है कि जब तक आप किसी निर्णय पर पहुँचेंगे तब तक तो आधा गांव मौत के मुंह में चला जाएगा। इसलिए सोचना बंद कीजिए और कोई निर्णय कीजिए। निर्णय सुनो नौजवान, मुखिया ने शांत भाव से कहा, तुम जवानी के जोश में आकर ऐसी बातें कर रहे हो। जरा यह तो सोचो, जैसी हालत तुम्हारी है वैसे ही मेरी और मेरे परिवार की भी है। मैं स्वयं भी स्थिति की गंभीरता को समझ रहा हूँ, किंतु कोई भी काम सोच विचार कर ही करना चाहिए। जल्दबाजी सदा ही दुखदायी होती है। इसलिए चाहे जितनी विपत्ति क्यों न आ जाए, व्यक्ति को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरज रखो, धीरज। उपाय करने से और सूझबूझ से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। मुखिया की बातों का गांव के लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। अधिकतर गांव वालों का कहना था कि मुखिया जी जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, किंतु गांव में कुछ उतावले व्यक्ति भी थे। उन्हें संकट की इस घड़ी में मुखिया की धीरज धर्म की बातें बेकार और कायरतापूर्ण लगी। एक गरम मिजाज नौजवान गुस्से से उबल पड़ा और बोला, हद हो गई मुखिया जी, यहाँ जान की बनी हुई है और आप धीरज रखने का उपदेश दे रहे हैं। कैसे धीरज रखें? इस धीरज के चक्कर में क्या हम सब लोग अपनी इच्छा से मौत को गले लगा लें? बस बहुत हो गया, हमें अब खुद ही कुछ सोचना होगा। इस बार भी मुखिया जी शांत भाव से बोला, नौजवान शांत हो जाओ। इस प्रकार गुस्सा करने से कोई लाभ नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि आप लोग ऐसी हालत में यहाँ रहो, मगर यह तो सोचो कि गांव छोड़कर हम जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? इस बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना मालूम कितना लंबा सफर करना पड़े। इसके लिए कुछ तो तैयारी करनी ही होगी ना। क्षमा करें मुखिया जी, नौजवान बोला, मैं और मेरे साथी अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम आज ही यह गांव छोड़कर जा रहे हैं। तुम लोगों में से जो भी हमारे साथ चलना चाहे उसका स्वागत है। नौजवान की ऐसी उतावली देखकर मुखिया जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने फिर से नौजवान को समझाते हुए कहा, बेटे, इस तरह जल्दबाजी ना करो। जो लोग जोश में होश खो बैठते हैं वे सदा ही नुकसान में रहते हैं। छोड़ो भी मुखिया जी, नौजवान ने जोर के स्वर में कहा, अब हम आपकी कोई सलाह नहीं मानने वाले हैं। हमारा निश्चय अटल है। बेटे, मैं फिर से कहता हूँ, होश से काम लो। मैं तुम्हारा मुखिया हूँ। मैं तुम्हें गलत सलाह कभी नहीं दे सकता। मानता हूँ कि तुम्हारे पास शक्ति है, उत्साह है और बुद्धि की भी कमी नहीं है, किंतु तुम्हारे पास जीवन का अनुभव नहीं है। अनुभव एक बहुत बड़ी चीज होती है। किंतु युवक ने उसकी एक न सुनी और उल्टे सीधे तर्क देकर गांव वालों को भी भड़का दिया। नतीजा यह हुआ कि गांव के कई लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जो लोग युवक के साथ जाने के इच्छुक थे उन्होंने बैलगाड़ियों में अपना जरूरी सामान लादा और उस युवक के साथ गांव छोड़कर चल दिए। मुखिया और गांव के अन्य लोगों ने भरे हृदय के साथ उन्हें विदा किया। उन लोगों के जाने के 2-3 दिन बाद मुखिया ने अन्य ग्रामवासियों से कहा, भाइयों, अब 1-2 दिनों में हमें भी यह गांव छोड़ना होगा। अकाल की विभीषिका बढ़ती जा रही है। अपने पुरखों के इस गांव को छोड़ते हुए हमें दुख तो बहुत होगा, किंतु कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जान है तो जहान है। सबने मुखिया के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मुखिया ने आगे कहा, भाइयों, अभी से सफर की तैयारी शुरू कर दो। ना मालूम हमें कितने दिन चलना पड़े। यह तो आप लोग जानते ही हैं कि हमें किसी मुनासिब जगह पर पहुंचने के लिए लंबा रेगिस्तान पार करना पड़ेगा। रेगिस्तान में पानी मिलना दूभर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी बैलगाड़ियों में जितना हो सके पानी भर लो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जहां डेरा डालें वहीं छोटा मोटा कुआं खोद लें? क्योंकि यहाँ से पानी भरकर ले जाने में तो बड़ी असुविधा होगी। एक ग्रामवासी ने अपनी राय प्रकट की। नहीं, ऐसा करना मुनासिब न होगा।
थके होने के कारण कुआं खोदना आसान न होगा और वैसे भी रेगिस्तान में कुआं खोदना बेवकूफी ही होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग अपने साथ ज्यादा से ज्यादा पानी लेकर चलें। आदमी अपनी भूख एक बार तो सहन भी कर लेता है, किंतु पानी के बिना जीवित नहीं रह पाता, इसलिए साथ में पानी होना ज्यादा जरूरी है। मुखिया की बात सभी को जच गई। तब गांव वालों ने पास के एक पुराने तालाब से, जो लगभग सूख चुका था, जितना हो सकता था अधिक से अधिक पानी मटकों में भर लिया। खाने पीने का जितना सामान उपलब्ध हो सकता था उसे भी साथ ले लिया और निश्चित दिन गांव छोड़कर चल पड़े। उन्होंने वही रास्ता अपनाया जिस रास्ते पर कुछ दिन पहले उनके साथी गए थे। धीरे धीरे गाँव पीछे छूटता गया और उनका काफिला रेगिस्तान में प्रवेश कर गया। शाम के समय किसी मुनासिब स्थान पर पड़ाव डालते, भोजन बनाते और खाकर सो जाते। अगली सुबह फिर यात्रा शुरू हो जाती। कुछ दिनों में जब उनका काफिला रेगिस्तान के मध्य में पहुंचा, तो उन्हें दूसरी ओर से एक और काफिला उनकी ओर आते दिखाई दिया। गांव वालों को यह सोचकर आश्चर्य होने लगा कि जिस स्थान को हम छोड़कर आ रहे हैं, जहां अन्न और जल का अभाव है, उस तरफ ये लोग क्यों जा रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये लोग रास्ता भटक गए हैं और हमसे किसी सहायता की आशा में ही हमारी तरफ आ रहे हैं। काफिला पास पहुंचे तो गांव वाले उनके विचित्र हुलिये देखकर चौंके। उन्होंने काले कपड़े से अपने मुंह ढके हुए थे। उनके हाथों में बंदूकें, भाले और लाठियां थी। शरीर पर खालों के कपड़े थे। यह देखकर मुखिया संदिग्ध हो उठा। उसने सोचा अवश्य ही यह लोग रेगिस्तानी लुटेरे हैं। ऐसा विचार कर मुखिया ने अपने काफिले के सभी लोगों को सतर्क कर दिया। जैसे ही वे लोग उनके पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी बैलगाड़ियां रोक दी। उसमें से एक, जिसकी आकृति भयंकर थी और जो उनका सरदार दिख रहा था, अपनी गाड़ी से उतरकर उनके करीब आया और पूछा, भाइयों, कौन हो आप लोग? कहाँ से आ रहे हो और किधर जाओगे? मुखिया ने बताया, हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, इसलिए हम अपना गांव छोड़कर किसी नई जगह पर जा रहे हैं ताकि जीवन यापन कर सके। आपकी बैलगाड़ी में इतने मटके क्यों रखे हैं? क्या भरा हुआ है इन मटकों में? सरदार ने फिर प्रश्न किया। भैया, इस रेगिस्तानी इलाके में दूर दूर तक पानी नहीं मिल सकता, इसलिए हम पानी साथ लेकर चल रहे हैं। इन सभी मटकों में हमने पानी भरा हुआ है। इस रेगिस्तान में बैल वैसे ही कठिनाई से चल पाते हैं, इतने भारी भारी मटकों का बोझ लेकर वे कैसे आगे बढ़ेंगे? मजबूरी है भाई, पानी के बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे? यह तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इस तरह तो इस रेगिस्तान को पार करने में आपको कई वर्ष लग जाएंगे। सरदार खामा की हमदर्दी जताते हुए बोला। तो फिर क्या करें? मुखिया ने कहा। आप ही कोई राय दें। आप लोग यह पानी फेंक दीजिए, सरदार ने कहा। भार कम हो जाएगा तो बैल तेजी से चल पाएंगे। इस प्रकार आप लोग जल्दी से इस रेगिस्तान को पार कर लेंगे। सलाह के लिए धन्यवाद, किंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। पानी के बिना तो इस रेगिस्तान में जीवन की आशा ही समाप्त हो जाएगी, मुखिया ने दृढ़ता से कहा। आप लोग मूर्ख मालूम होते हैं। अरे भाई, रेगिस्तान के उस पार बहुत तेजी से पानी बरस रहा है, वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। ये देखो, हमारे तो कपड़े भी अभी तक भीगे हुए हैं। सरदार ने मुखिया को लताड़ा। रेगिस्तान में वर्षा? हमें तो आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, मुखिया ने कहा। आपकी मर्जी, विश्वास करें या ना करें, पर सच्चाई यही है कि रेगिस्तान के उस पार एक घना जंगल है, वहाँ बहुत तेज वर्षा हो रही है। इसलिए हमारा कहना मानो, मटकों में भरा पानी फेंक दो और जल्दी से जल्दी इस रेगिस्तान से छुटकारा पाओ। बेकार का बोझ ढोने से क्या लाभ है? उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर मुखिया का संदेह निश्चय में बदल गया कि हो न हो ये चालबाजों या लुटेरों का ग्रोह है, क्योंकि रेगिस्तान में कितने ही गीले कपड़े क्यों न हो, कुछ ही दूर जाने पर सूख जाने चाहिए थे। फिर इन लोगों के कपड़े गीले क्यों हैं? इसका मतलब क्या हुआ? मुखिया को सोच में पड़ा देखकर सरदार का हौसला कुछ और बढ़ा। उसने कहा, क्या हुआ श्रीमान, कि सोच में पड़ गए? हमारा कहना मानिए और गिरा दीजिए इस बेकार के बोझ को। इस पर मुखिया ने कहा, सुनो भैया, हमने तुम्हारी बात सुन ली। अब हम सब मिलकर निर्णय कर लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपने जो हमदर्दी दिखाई है उसके लिए आपका धन्यवाद। मुखिया का स्पष्ट उत्तर सुनकर वे लोग वहाँ से चल गए। तब मुखिया ने अपने काफिले के लोगों से हौसला मांगा और उन्हें समझाया, भाइयों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ हमारे साथी उस जंगली सरदार की बातों से प्रभावित होकर शायद यह सोचने लगे हैं कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए ताकि बैलों का बोझ हल्का हो जाए और हम जल्दी से जल्दी उनके बताए जंगल में पहुँच जाएं। लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। आप लोग इन जंगली लोगों को नहीं जानते, ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं। वह कैसे? अरे भाई, ये रेगिस्तानी लुटेरे हैं। कोई इक्का दुक्का आदमी जब इन्हें मिल जाता है तो ये उसे लूट लेते हैं, मगर क्योंकि हम संख्या में ज्यादा हैं और हथियारों से लैस भी हैं, इसलिए इनकी हिम्मत हमसे भिड़ने की ना हुई। अब इनकी यह मंशा थी कि यह हमारी शक्ति को खत्म कर दें। इस रेगिस्तान में हमारी शक्ति है जल है, इसलिए इन्होंने कहा कि हम जल फेंक दें ताकि बाद में हम लोग प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे, तब ये लोग हम पर आसानी से हमला करके हमें लूट सके। मुखिया की तर्कपूर्ण बात सुनकर गाँव वाले समझ गए कि निश्चय ही यही बात थी।
वे अपने मुखिया की बुद्धिमानी पर गर्वित हो उठे। जिन लोगों को जंगली सरदार की बात उचित लगी थी, वे मुखिया की बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस करने लगे। तब मुखिया ने आगे कहा, साथियों, हमें किसी अनजान की बातों पर एकदम ही विश्वास नहीं करना चाहिए। एकता में बहुत शक्ति है। किसी की बातों में आकर हमें अपनी एकता को नहीं तोड़ना चाहिए। यह मुसीबत के दिन तो थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं, फिर अच्छे दिन आएंगे और हम सब पहले की तरह सुखी हो जाएंगे। मुसीबत पड़ने पर घबरा जाना कायरों का काम होता है। मुसीबत का बहादुरी से सामना करना ही सच्ची वीरता है। हमारे कुछ साथी जो जल्दबाजी में हमसे पहले गांव छोड़कर चले गए थे, मुझे तो अब उनकी भी चिंता होने लगी है। ईश्वर उनकी रक्षा करे। तो क्या उनके साथ कोई अनर्थ हो सकता है? एक व्यक्ति ने आकांक्षा जाहिर की। इस भयंकर रेगिस्तान में जहाँ ऐसे लुटेरे विचर कर रहे हो, कुछ भी घटित हो सकता है। मुखिया ने उत्तर दिया। काफिला फिर से आगे बढ़ चला। काफी आगे चलने पर उन्हें दूर एक वन दिखाई दिया। काफिले के लोगों में जैसे नई सी जान आ गई हो। वे लोग और तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगे। जब वे निकट पहुँचे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य होने लगा कि वहाँ दूर दूर तक वर्षा का कोई नामो निशान नहीं था, जैसा कि उन जंगलियों के सरदार ने उन्हें बताया था। फिर भी उन्हें यह सोचकर संतोष हुआ कि वर्षा ना सही, पेड़ों की छाया तो मिलेगी बैठने को। तभी उनमें से किसी की निगाह उस दिशा में पड़ी जहाँ कुछ लाशों का एक ढेर सा लगा हुआ था। वह भयभीत होकर चिल्ला उठा, अरे उधर देखो, उस ओर। सभी की निगाह उस ओर घूम गई। लाशों को देखकर सभी भयभीत हो उठे। सभी उतरकर उन लाशों के पास पहुँचे। उन लाशों को देखते ही कुछ लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे। वे लाशें उनकी थी जो मुखिया की बात न मानकर बिना सोचे समझे चल पड़े थे। उनमें से कुछ उन लोगों के रिश्तेदार भी थे जो मुखिया के साथ आए थे। उनकी लाशें देखकर दुख भरे लहजे में मुखिया बोला, लगता है पूरा काफिला ही रेगिस्तान की भेंट चढ़ गया। बेचारों को मरते समय पानी भी नसीब नहीं हुआ होगा। मुखिया ने रोने वाले लोगों को सांत्वना दी। फिर सबने मिलकर उन सबों का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद बड़े ही दुखी लहजे में मुखिया बोला, जो लोग अपने बड़ों की बात न मानकर अपनी अपनी चलाते हैं, वे सदा ही नुकसान में रहते हैं। काश उन्होंने मेरी बात मान ली होती। संख्या में कम होने की वजह से ये लोग उन डाकुओं का शिकार बने। इस बात से, इस घटना से आप भी सबक लें। कभी भी एकता न तोड़े। डाकू हमें भी मार देते यदि हम एक न होते। और फिर सभी लोगों ने मुखिया की बात का समर्थन किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।